आप सभी को स्वागत करता हूं जीएनएम सेकेंड ईयर के क्लास में। साथियों, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं आप सभी के बीच में मेडिकल सर्जिक नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट जो कि फार्माकोलॉजी इसमें इंक्लूड है, सेकेंड ईयर शॉर्ट नोट्स और डिफिनीसन। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स के साथ में डिफिनीसन जो होता है वहाँ पे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। तो जो लोग भी दोस्तों अभी तक नहीं देख रहे हैं, हमारे वीडियो को इग्नोर कर रहे हैं और उन सेकेंड ईयर में है, तो दोस्तों मैं बता दूं, आप कितना भी फर्स्ट ईयर में अच्छा रिजल्ट ले आएंगे और सेकेंड ईयर आपका गड़बड़ हो जाएगा तो फिर आपका दोस्तों वही एवरेज में चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों अब आपके पास मात्र 4 से 5 महीना समय है, जहाँ पे दोस्तों आपको सारे प्रीवियस ईयर के कम से कम 7-8 साल के क्वेश्चन भी देखना है, याद करना है। तो अभी मैं जो दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा हूँ तो आप सभी इसको देख कर चलिए, पढ़ कर चलिए, समझ के चलिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें का नॉलेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जानकारी हो सके, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का फार्माकोलॉजी इसमें इंक्लूड है, चलिए देखते हैं। तो साथियों देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कहता है कि रोग और रोग। जी हाँ दोस्तों, मतलब इलनेस और डिजीज। देखिए हिंदी में तो दोनों समान है, रोग और रोग, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस है, एक है इलनेस और एक है डिजीज। तो हम चलिए इंग्लिश के अनुसार देखते हैं कि इलनेस का अर्थ क्या होता है और डिजीज के अनुसार क्या होता है। तो दोस्तों बीमारी एक व्यापक शब्द है जो मन, शरीर और कुछ हद तक आत्मा की खराब स्थिति को परिभाषित करता है। दोस्तों इलनेस में होता क्या है कि एक बीमारी एक व्यापक शब्द है, बिल्कुल सही है, इसमें विभिन्न प्रकार के कैटेगरी होता है, इसलिए यह व्यापक शब्द है, जहाँ पे आपके मन, शरीर, कुछ हद तक आपके अंतर आत्मा जो होता है उसका स्थिति में चेंजेज होता है, यानी स्थिति नॉर्मल से ख़राब होता है, उसको हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। यह बीमारी या अस्वस्थ होने की समान भावना है, व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के विश्वास के बाहर दूसरी ओर बीमारी रोग के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया है। अब देखिए हम लोग क्या जाने हैं बीमारी इलनेस में, तो इलनेस एक व्यापक शब्द है, बीमारी एक व्यापक शब्द है जो आपके शरीर, मन और कुछ हद तक आपके जो अंतर आत्मा है, मतलब आंतरिक जो प्रॉब्लम है, उसको ये खराब होने की स्थिति को दर्शाता है। और यह बीमारी जो है या अस्वस्थ होने की जो समान भावना है, जिसमें होता क्या है कि आप अगर दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य है, आपका दिमाग अच्छे है, तो आपका अचानक से आपके में परिवर्तन आएगा, आपके स्वास्थ्य विश्वास जो होगा वो कम हो जाएगा आपके स्वास्थ्य के प्रति, और दूसरी ओर बीमारी रोग के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया होती है जो आपके सूचित करता है कि आपके शरीर में ये चीज़ हो रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं डिजीज में। डिजीज में क्या होता है, तो दोस्तों एक बीमारी एक विशेष असमान स्थिति है जो किसी जीव या उसके हिस्से की संरचना या कार्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह किसी भी कारण से नहीं, तत्काल बाहरी चोट रोगों को अक्सर चिकित्सा स्थितियों के रूप में जाना जाता है जो विशिष्ट लक्षणों और संकेतों से जुड़ी होती है। देखिए डिजीज वो होता है दोस्तों जो खासकर फैलने या चोट, दर्द, ये सब जो होता है ये सब डिजीज के अंतर्गत आता है। लेकिन इलनेस में क्या होता है कि आमतौर पे ये दिमागी रूप से कमज़ोर हो जाना, मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाना इलनेस होता है, जहाँ पे आपका मानसिक उसके बाद शारीरिक रूप से आपका जो है विश्वास है वो कमज़ोर हो जाता है, और उसके अंतर्गत जो भी होगा वो इलनेस होगा। लेकिन डिजीज में होता क्या है कि डिजीज भी बीमारी ही है, लेकिन डिजीज में होता है कि कोई भी संक्रमण चीज़ें हैं, संक्रमण से आपका जो हो सकता है, इसमें असमान मतलब देखने के इसका जो लक्षण देखने को मिलेगा, इसमें नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा जो दोस्तों चोट से या किसी संक्रमण जीव के कारण भी हो सकता है, जिसका लक्षण अलग अलग हो सकता है। तो आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे है, कहता है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतीक्षा, मतलब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इम्यूनिटी होता क्या है, तो इम्यूनिटी वो होता है जो आपके शरीर को संक्रमण से लड़ने का काम करता है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसी को हम दोस्तों इम्यूनिटी बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव क्या है। कहता है सक्रिय एक अनुकूल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए शरीर को एक एंटीजन के संपर्क में लाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। देखिए सक्रिय पैसिव वो होता है दोस्तों कि यह क्या करता है, आपके शरीर में एंटीजन को उत्पन्न करके आपके शरीर में जो एंटीजन है उसको आपके शरीर से संपर्क में लाने का काम करता है। प्रतिक्रिया को विकसित होने में 3 सप्ताह लगते हैं। जैसे आप दोस्तों कोई भी शरीर में आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो अचानक से वो काम नहीं करता है, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 2 दिन 4 दिन भी धीरे धीरे वो अपना प्रतिक्रिया दिखाता है। सप्ताह लगते हैं, लेकिन यह आजीवन भी लंबे समय तक चल सकता है। सक्रिय प्रतीक्षा को आमतौर पर प्राकृतिक या अधिगृहित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब ध्यान दीजिए साथियों, होता क्या है
एक्टिव इम्यूनिटी में होगा कि यह एक प्रकार से क्या होगा, सुरक्षित होगा, लंबे समय तक चलेगा। थोड़ा समय लगेगा ये प्रभाव होने में, शरीर में दिखाने में, लेकिन यह जब प्रभाव दिखाएगा तो लंबे समय तक चलेगा। जो आपके शरीर में जो भी एंटीबायोटिक है या वो प्राकृतिक रूप से ले रहे हैं तो दोस्तों वो आपके शरीर में धीरे धीरे दिखाएगा, लेकिन लंबे समय तक चलेगा, जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है। तो एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। अब पैसिव जो इम्यूनिटी है उसमें क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। कहता है पैसिव इम्यूनिटी होता है कि दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जी हाँ दोस्तों, निष्क्रिय प्रतिरक्षा वो होता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब प्रदान की जाती है जब किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न करने के बजाय किसी बीमारी के प्रति एंटीबॉडी दी जाती है। एक नवजात शिशु अपनी माँ से प्लेसेंटो के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। देखिए पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय इम्यूनिटी वो होता है दोस्तों कि इस निष्क्रिय प्रतिरक्षा मतलब क्या है कि आपके शरीर में वो इम्यूनिटी काम नहीं करता है तो उसको बाहर से कोई दिया जाता है, जो उसके शरीर में जो भी बीमारी हो, जो बाहर से एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो एंटीबॉडी उसके बॉडी में काम करे ताकि वो रोग से बचे। तो दोस्तों वही होता है पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, वो खुद से उसका इम्यूनिटी काम करेगा, प्राकृतिक रूप से उसका शरीर क्षमता प्रतिरक्षा काम करता है तो वो हो जाएगा एक्टिव। लेकिन उसका खुद से नहीं काम करेगा और वो फेल हो जाता है तो उसके बाहर से कोई माध्यम से दिया जाएगा उसको प्रतिरक्षा इम्यूनिटी। तो दोस्तों वही क्या होता है, पैसिव निष्क्रिय इम्यूनिटी। मतलब उसका शरीर का जो प्रतिरक्षा है वो खत्म हो चुका है तो उसके लिए क्या होगा, बाहर से दिया जाएगा, किसी माध्यम से दिया जाएगा। तो वही एक एग्जाम्पल दिया है कि एक नवजात शिशु अपनी माँ से प्लेसेंटा के माध्यम से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में। कहता है एनाफिलेक्सिस और एफेरेसिस क्या है। एनाफिलेक्सिस और एफेरेसिस क्या है, तो चलिए देखते हैं। अब साथियों मैं बता दूं आप सभी को, यहाँ पे कहता है कि एनाफिलेक्सिस क्या है, तो एनाफिलेक्सिस एक गंभीर संभावित जीवन धमकाने वाली एलर्जी प्रतिक्रिया है। आप लोग देखिए दोस्तों, एनाफिलेक्सिस क्या है तो समझिए, एनाफिलेक्सिस एक गंभीर और संभावित जो है आपके जीवन को क्षति पहुंचाने वाला एलर्जी प्रतिक्रिया है। मतलब क्या है, एनाफिलेक्सिस एक प्रकार का एलर्जी है जो आपके शरीर को घातक हो सकता है या किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आने के कुछ सेकेंड या मिनटों के भीतर हो सकता है जिससे आपको एलर्जी है, जैसे मूंगफली या मधुमक्खी का डंक। अब जैसे देखिए, आपको कोई भी चीज़ से एलर्जी हो और आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो आपके अंदर वो क्या होगा, संक्रमण होने लगेगा, आपको प्रॉब्लम होने लगेगा जो आपके शरीर को गंभीर पहुंचाने लगेगा। तो ही होता है एनाफिलेक्सिस। एक क्या है, एक एलर्जी है जिसमें आप किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो और आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो आपको संक्रमित कर देगा। तो वही एनाफिलेक्सिस होता है, एलर्जी है एक प्रकार के। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, कहता है एफरेसिस। एफरेसिस क्या है, तो एफरेसिस जो है दोस्तों, एफरेसिस एक मशीन का उपयोग करके रक्त के सेलुलर और घुलनशील घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। अब ध्यान से देखिए, एफरेसिस दोस्तों वो होता है जो रक्त में कोई भी घुला हुआ चीज़ है, घुला हुआ घटक पदार्थ है, उसको क्या करता है, छानने अलग करने का काम करता है रक्त से। एफरेसिस अक्सर दाताओं पर किया जाता है जहां अलग अलग रोगियों में आधान के लिए उपयोग के लिए अलग अलग घटकों जैसे आरबीसी, प्लेटलेट्स, विशिष्ट गुरुत्व व पर आधारित प्लाज्मा प्राप्त करने के लिए पूरे रक्त को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको क्या होता है, रक्त में कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ गया है, कोई प्लाज्मा हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, ये सभी ब्लड में ही है, तो दोस्तों इसमें अगर संख्या में उतार चढ़ाव होता है तो उसमें जो भी घुलनशील घटक है रक्त में उसको क्या करता है, एक प्रकार से यह अलग करता है, मतलब छानने की क्रिया करता है। तो एफरेसिस, कौन एफरेसिस, एफरेसिस से क्या है, मशीनों का उपयोग किया जाता है एफरेसिस में, जिसमें मशीनों का उपयोग करके रक्त में जो भी घुलनशील चीज़ें हैं उसको क्या करता है, अलग करने का कार्य करता है, जिसके लिए क्या है, पूरे रक्त को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में है दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट कर लीजिए। अपने लैंग्वेज में हम समझाते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। अब साथियों हम यहाँ पे बताते हैं, कहता है एक्सपेक्टोरेंट्स एवं इमोलिएंट्स। जी हाँ, तो एक्सपेक्टोरेंट्स एंड इमोलिएंट्स। दोस्तों एक्सपेक्टोरिएंट्स एंड इमोलिएंट्स क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। एक दवा जो फेफड़ा, ब्रांकाई और श्वासनाली से बलगम और अन्य सामग्री को बाहर निकालने में मदद करती है। एक एक्सपेक्टोरेंट का एक उदाहरण गाइफेनिसन है जो बलगम को पतला करके फेफड़ों से बलगम की निकासी को बढ़ावा देता है और चिरचिरे श्वसन पथ का भी चिकनाई देता है।
अब आप लोग देखिए, कहता है एक्सपेक्टोरेंट्स क्या है। तो साथियों एक्सपेक्टोरेंट्स क्या है, एक प्रकार के क्या है, एक दवा का उदाहरण है जिसमें होता क्या है कि यह जो भी फेफड़ा है, ब्रांकाई श्वासन नली है, वहाँ से आपके बलगम हो या सांस में प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे उसको साफ करके पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या है, एक दवाई का समूह है जिसमें से एक दवाई का उदाहरण क्या है, गाइफेनेसिन। जी हाँ दोस्तों, गाइफेनेसिन दवा है जो एक्सपेक्टोरेंट का समूह का है। तो यही में होता है कि बलगम को पतला करके फेफड़ा से बाहर निकाल देता है और जो श्वास नली होता है उसको चिकनाई देता है। तो आप लोग समझ गए, एक्सपेक्टोरेंट एक दवाई का समूह है जो आपके फेफड़ा, आपके श्वास नली को राहत पहुंचाता है। अब पढ़ते हैं इमोलिएंट्स क्या है। तो साथियों इमोलिएंट्स क्या होता है, तो इमोलिएंट्स मॉइस्चराइजिंग का उपचार है जो त्वचा को शांत करने और उसे हाइड्रेट करने के लिए सीधे लागू होते हैं। वे फंसने के लिए त्वचा को एक सुरक्षात्मक फिल्म के साथ कवर करते हैं। दोस्तों इमोलिएंट्स होता क्या है, तो आप लोग समझिए, इमोलिएंट्स है कि आपके जो त्वचा है उसके मॉइस्चराइजिंग के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, इमोलिएंट्स का। तो इमोलिएंट्स आपके त्वचा पर प्रयोग किया जाता है, जो भी आपके शरीर में रुखापन आता है त्वचा पे उसको ये कम करता है। तो एक बात समझ लीजिए, इमोलिएंट्स का उपयोग कब किया जाता है, इमोलिएंट्स का उपयोग किया जाता है आपके त्वचा पे रुखापन के दूर करने के लिए, मॉइस्चरिंग के उपचार के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं एक अलग है, कहता है दोस्तों कि एजेथियोप्रिन। जी दोस्तों, एजेथियोप्रिन क्या होता है, तो दोस्तों एजेथियोप्रिन होता है कि जिसे कभी कभी यूमेरन एंड एजाप्रेस जैसे अन्य नामों से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, एजेथियोप्रिन आपसे पूछ देगा, ये दवाई का समूह है क्योंकि हम लोग को फार्माकोलॉजी भी पढ़ना है तो इसलिए 2 क्वेश्चन होगा जो फार्माकोलॉजी से है। तो एजेथियोप्रिन एक दवा है। तो कहता है दोस्तों एजेथियोप्रिन जिसे कभी कभी यूमेरन और एजाप्रेस जैसे अन्य नामों से जाना जाता है, एक रोग संशोधित एंटी रूमेटिक दवा है। आप लोग ध्यान दीजिए कि एजेथियोप्रिन क्या है, एक एंटी रूमेटिक दवा है। आप लोग से पूछ देगा 1 नंबर क्वेश्चन में कि ... एजेथियोप्रिन कैसा दवा है, तो एंटी रूमेटिक दवा है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को कम करके काम करता है जो कुछ स्थिति में अति सक्रिय हो सकता है। अब एजेथियोप्रिन होता क्या है कि आपके शरीर के जो भी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके गतिविधि को कम कर देता है, जिससे यह कुछ स्थिति में यह अत्यधिक क्या होता है, सक्रिय हो जाता है, जो नुकसान भी हो सकता है क्योंकि यह दवाई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एरिथ्रोमाइसिन। जी दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, एक प्रकार का दवा ही है लेकिन किस काम में आता है, चलिए देखते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन क्या है, एक प्रकार के एंटीबायोटिक दवा है जो जीवाणुओं के विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं संक्रमण में किया जाता है। इसका उपयोग कुछ जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों वही है जो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए होगा वो तो जीवाणु को रोकेगा ही संक्रमण को। एरिथ्रोमाइसिन को मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन जो है बहुत प्रचलित दवा है, एलर्जी के लिए एंटीबायोटिक दवा है। तो दोस्तों एरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, पूछ देगा कि एरिथ्रोमाइसिन का दूसरा नाम क्या है या किस नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। यह बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के जरिए काम करता है। एक एंटीबायोटिक केवल जीवाणु संक्रमण का इलाज करता है या रोकता है। आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, एंटीबायोटिक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा उसको रोकने का काम करता है, ना कि दोस्तों ये अदर इलाज करता है। तो वही कहता है बैक्टीरिया के जितने भी वृद्धि होगा उसको रोकने का काम करता है एंटीबायोटिक समूह का दवा। उस एंटीबायोटिक समूह में एक एरिथ्रोमाइसिन दवा भी आता है। अब साथियों चलिए हम बात करते हैं एल्जाइमर रोग के बारे में। कहता है दोस्तों एल्जाइमर रोग क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो एल्जाइमर डिजीज जो है एल्जाइमर रोग के एक प्रगतिशील विकार है। दोस्तों एल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील विकार है जिसके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान क्या देना है, अल्जाइमर एक प्रकार के मस्तिष्क में हो रहा बीमारी है या विकार है जो आपके मस्तिष्क में जो कोशिका है उसको नष्ट कर देता है और मर जाता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। सोच, व्यवहार, सामाजिक कौशल में निरंतर गिरावट जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता को बाधित करता है। अब दोस्तों हम आपको पहले ही बताया कि अल्जाइमर एक मस्तिष्क का रोग है जिसमें मस्तिष्क का कोशिका नष्ट हो जाता है और जो आपके मन में भ्रम होता है वो उत्पन्न होने लगता है और कोई काम आप करते हैं तो उसमें निरंतर क्या है, अविश्वास होने लगता है, यानी विश्वास खत्म होने लगता है, विश्वास में गिरावट होने लगता है। सोच में, व्यवहार में, जो भी चीज़ आप करिए आपके मन में दोस्तों उसके प्रति अविश्वास होने लगता है और कार्य करने की क्षमता को बाधित करने लगेगा। वही होता है एल्जाइमर रोग।
तो साथियों अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेनस सेक्शन के बारे में। मतलब वेनस सेक्शन क्या होता है? तो दोस्तों वेनस सेक्शन के मतलब होता है प्लेबोटोमी। जी हाँ दोस्तों, वेनस सेक्शन के मतलब प्लेबोटोमी होता है। रक्त विकारों के विश्लेषण, रक्तदान, उपचार के उद्देश्य से एक कट या पंचर के माध्यम से संचार प्रणाली से रक्त निकालने या निकालने का कार्य। दोस्तों वेनस सेक्शन जो होता है वो एक प्रकार का रक्त विकार विश्लेषण है, जिसमें कोई व्यक्ति अगर रक्त दे रहा है या कोई उपचार के लिए क्या होता है, देखते होंगे कि सिरिंज में हल्का कट मारता है कहीं पे और रक्त निकालता है, तो वही जो दोस्तों प्रणाली होता है निकालने का वही होता है वेनस सेक्शन। मतलब दोस्तों अगर चीनी के डायबिटीज़ के उपचार होता है तो देखते होंगे हल्का सिरिंज मार के और ब्लड निकाला जाता है, तो जो निकालने का होता है, जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, वही होता है वेनस सेक्शन, रक्त निकालना कट करके। अब दोस्तों हम देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, कहता है वात स्फीति मतलब एम्फीमिया। जी हाँ दोस्तों, एम्फीमिया क्या होता है? वात स्फीति। तो दोस्तों वात स्फीति एक फेफड़े की स्थिति है। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए वात स्फीति मतलब एम्फीएमा जो है एक फेफड़े का प्रॉब्लम है, स्थिति है जो सांस की तकलीफ के कारण बनती है। दोस्तों वात स्फीति में क्या होगा? सांस में प्रॉब्लम होगा। वात स्फीति वाले लोगों में फेफड़ों मतलब एल्वियोलॉजी में हवा की थैली क्षतिग्रस्त हो जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एम्फीएमा में, वात स्फीति में जो आपका फेफड़ा है वो दोस्तों क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो थैली होता है उसका समय के साथ वायु कोशों की भीतरी दीवारें कमज़ोर हो जाती है और फट जाती है। कई छोटे वायु स्थानों के बजाय बड़े वायु स्थान बनाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब आपके वात स्फीति हो जाएगा, एम्फीएमा हो जाएगा, तो क्या होगा? आपके सांस में प्रॉब्लम होगा। समझिए एम्फीमिया एक प्रकार का क्या है? फेफड़े से संबंधित रोग है जो आपके दोस्तों जो भी सांस लेने में है उसमें प्रॉब्लम तकलीफ करेगा, और जो भी थैला है जो आप सांस लेते हैं तो फूलने का काम करता है, वो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, वायु केस के जो उसका हवा भरने का है वो दोस्तों कभी कभी पतला होने के कारण क्या होता है? फट जाता है, और वो कभी कभी बड़ा हो जाता है। मतलब जो आकार का रहना चाहिए वो बड़ा हो जाता है, फेफड़े का जो थैला है वो। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कहता है ब्रोंकियाइटिस। जी हाँ दोस्तों, ब्रोंकियाइटिस क्या होता है? तो ब्रोंकियाइटिस जो है दोस्तों एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़े के वायु मार्ग के कुछ हिस्सों में अस्थायी वृद्धि होता है। अब देखिए दोस्तों, वो था फेफड़े के वायु जो वायु थैला होता है वो, लेकिन यहाँ पे है ब्रोंकाइटिस में होता है फेफड़े के जो वायु मार्ग होता है जहाँ से वायु प्रवेश करता है उसके में दोस्तों अस्थायी रूप से वृद्धि होता है, मतलब फैल जाता है। लक्षणों में आमतौर पे बलगम उत्पादन के साथ एक पुरानी खांसी शामिल होती है। ब्रोंकाइटिस में होता क्या है कि इसमें बलगम के साथ एक पुरानी खांसी होगा। अन्य लक्षणों में सांस की तकलीफ, खून, खांसी, सीने में दर्द शामिल है। ब्रोंकाइटिस में क्या क्या होता है? सांस में प्रॉब्लम, खांसी होगा, उसमें खून आएगा, सीने में दर्द होगा, और ये वायु मार्ग के वृद्धि कर देता है। तो यही सब प्रॉब्लम होता है ब्रोंकाइटिस में, जो ये भी एक प्रकार के वायु मार्ग, जो फेफड़े के वायु मार्ग है उसमें प्रॉब्लम होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों ये था, हम लोग देखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा छपने वाला है साथियों। तो जो लोग दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। आप लोग सेकेंड ईयर में हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम इतना अच्छा से अपने लैंग्वेज में समझाने का काम करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। लगभग इसमें 10-12 हम किए हैं, फिर अगले वीडियो में आप सभी को और 10-12 करेंगे। ऐसे ही 2-3 पार्ट आएगा ताकि आप शॉर्ट नोट्स और डिफिनीसन मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल दोस्तों का समझ पाए 1 का, और फार्मेकोलॉजी सहित है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।